विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे अलंकार के बारे में। तो हमारे सामने है 10th क्लास का बोर्ड पेपर, और जिसमें हम जो भी अलंकार आए हुए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो बिना देर करते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्न निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जैसा हम जानते हैं कि 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड में कुल शब्द अलंकार में एक श्लेष अलंकार है, बाकी अर्थालंकार के 4 अलंकार आते हैं परीक्षा में, जिसमें उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है और अतिशयोक्ति है। ये 5 अलंकार हमारे अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं, और एक अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है जो कि श्लेष अलंकार है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहला हमारा जो सवाल है वो है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी भी कविता में सा सम समान सदिश ऐसा आता है तो वो हमेशा उपमा अलंकार होता है। तो जो अंडरलाइन पद है इसमें देखिए सम शब्द आया है। सम का मतलब भी है समान। तो ये हमारे पाठ से लिया गया है, जो पाठ है हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कोटि कुलिस सम मतलब करोड़ों कुलसित शब्द के समान आपके वचन ही है, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण धारण कर रखा है। तो यहाँ पे सम शब्द आया है, सम का मतलब है समान, समानता दिखाई जा रही है, तो उपमा अलंकार है। इसके बाद अगली लाइन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें कह रहा है, चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार की पहचान कीजिए। तो चरण और कमल, यहाँ पर क्या है, उपमेय और उपमान के बीच में क्या है, उपमेय और उपमान के बीच अभेद आरोप है। तो जब भी योजक चिन्ह कभी मिल जाए उपमेय और उपमान के बीच में, तो वहां पर हमेशा रूपक अलंकार होता है, कि आपके चरण ही कमल है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन में रूपक अलंकार है। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मेघ आए बन के सवर के, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार की पहचान कीजिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेघ को ही इन्होंने कहा है कि मेघ, ये हमारे कक्षा 9th की किताब में है। तो यहाँ पर मेघ को ही क्या कहा गया है कि मेघ बादल ही सज धज करके आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, प्रकृति में ही मानवीय हाव भाव को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा, मेघ आए बंठन के सवर के। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार का एक उपयुक्त उदाहरण किसी काव्य पंक्ति के द्वारा दीजिए। तो अतिशयोक्ति अलंकार का एक उदाहरण जैसे हम दे सकते हैं कि हमने पढ़ा था 8वीं कक्षा में, कि पानी बरात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। या फिर हम कह सकते हैं कि अ, आगे नदियां पड़ी अपार, राणा ने सो अ, राणा ने सोचा इस पार, कैसे चेतक होगा उस पार, तब तक चेतक था उस पार। ऐसे करके एक काव्य पंक्ति है, वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा अब अगला सवाल है, उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उपयुक्त उदाहरण कविता की पंक्तियों द्वारा समझाइए। तो हम जानते हैं कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो हम लिख सकते हैं कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमन शैल पर आतप पढ़ो प्रभात। तो जहाँ पर भी मनहु मानो जनहु जानो ज्यों ऐसे शब्द आए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आशा आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पर। तो अब देखिए, ये दूसरे बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों की रेखांकित काव्य पंक्तियों में अलंकार लिखिए, पहचान कर लिखिए। तो इसमें देखिए लिखा है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो जहां पर भी आपको ऐसा शब्द मिल जाए, मानो, मनहु, जानो, जनो, तो जो अंडरलाइन है वहां पर मानो शब्द है।
तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है? उत्प्रेक्षा। मानो सब जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर हमेशा समझ जाना है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अगला फिर पंक्ति की तरफ पढ़ेंगे। धस गए धरा में सब है शाल। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि धस गए धरा में सब है शाल। मतलब शाल के जो वृक्ष हैं वो धरा के अंदर भय के कारण अंदर चले गए। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो प्राकृतिक चीजें हैं उसमें मानव जैसे भय का आरोप लगाया गया। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। अगले पद की तरफ गुरु चरण कमल बलिहारी रे। फिर यहाँ पर भी हम देख सकते हैं चरण कमल। चरण की जो मतलब चरण ही कमल है ऐसा मान लिया गया है। तो ये रूपक अलंकार का उदाहरण में उपमान के बीच जो अभेद आरोप लगाया गया है तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, हम देख सकते हैं। आगे देखेंगे उदाहरण देकर अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में कह रहा है बताने के लिए। तो अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी घटना का, किसी भी वस्तु का जब बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करते हैं तो उस वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे नदियाँ पड़ी है पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये कविता में अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे हम देखेंगे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मुँह। सा तो यहाँ पर हम देखें गिरी सा से समान सदृश। तो जहाँ पर ऐसे आते हो तो वहाँ पर हमेशा उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पत्र की तरफ। तो अगला प्रश्न पत्र हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बात को अत्यंत बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला देखते हैं खा वाले में। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र, दृग सुमन फाड़। दृग मतलब आंखें, सुमन मतलब फूल। तो यहाँ पर आंखों, सुमन रूपी आंखें, फूल रूपी आंखें। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र, दृग सुमन फाड़। आंखों को के फूल को मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं योजक चिन्ह आया हुआ है और एक आँख आँख की मतलब तुलना में यहाँ पर नहीं है। सुमन, आँख को ही सुमन मान लिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रूपक अलंकार है। अब आगे बढ़ेंगे देखेंगे सादर कहीं सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सरिस शब्द आया है। जो अंडरलाइन शब्द है उसी में से अलंकार हमें पहचानना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कौन सा शब्द है? सरिस। तो सा समान सदृश सरिस, जहाँ पर भी ऐसे शब्द मिलेंगे वो हमेशा उपमा अलंकार होगा। कौन कौन से शब्द? सा समान सदृश सरिस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उपमा अलंकार है। आगे देखेंगे दिल हल्का कर लेने को तटनी, उपलों से कुछ कहती जाती। तो ऊपर मतलब किनारा कह सकते हैं, किनारे से। तो दिल हल्का कर लेने को तटनी, तटनी का मतलब है नदी। नदी अपने मन को हल्का करने के लिए किनारों से कुछ कहती जा रही है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि नदी का में मानवीय भावों को अ, क्या किया गया है? संदर्भित किया गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं। लागत अवध भयाविन भारी, मना मानहु काल रात यतियारी। तो जहाँ पर भी मानहु मनो जानहु जनो ऐसे शब्द आते हैं वहां पर प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सा अलंकार होगा? प्रेक्षा अलंकार होगा। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। अब हम अगले प्रश्न पत्र की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला सवाल है अभिमन्यु धन के निधन से कारण हुआ जो मूल है, इससे हमारे हत हृदय को हो रहा जो सूल है। तो यहाँ पर जो रेखांकित पद है उस पर ही हमें अलंकार ढूंढना है। तो यहाँ पर अभिमन्यु ही धन बताया गया है और इस बीच में योजक चिन्ह है। इसका मतलब यहाँ पर
रूपक अलंकार होगा। जब जब भी योजक चिन्ह दिखे तो समझ जाना है कि रूपक अलंकार है। अब उपमेय और उपमान के बीच में, अब यहाँ पर अगली पंक्ति में जब जाएंगे तो अंग अंग नग जगमगत दीप शिखासी दे। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं दीप शिखासी दे। तो यहाँ पर सी आ गया है, तो सी सा से समान सदृश ऐसे शब्द आएंगे जहां वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं उपमा अलंकार है। उदाहरण द्वारा अतिशयोक्ति अलंकार को स्पष्ट कीजिए। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा करके, आगे नदियां बढ़ैया पार, वही जो बार बार उदाहरण हमने आपको बताया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाजते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि चिट्ठी पढ़ने का काम पेड़ पौधे पानी और पहाड़ करे, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। फिर यहाँ पर पढ़ते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मन शैल पर आतप परो प्रभा। जहाँ पर शब्द आ गया मनहु, तो जब मनहु मानो जनहु जानो ऐसे शब्द आएंगे तो हमें देर करते नहीं तुरंत ही समझ जाना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, परीक्षा अलंकार है। तो मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा।